नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी लेकर हाजिर हैं हम, और स्टूडियो में हमारे साथ रोज की तरह खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ हैं। तमाम बड़ी सियासी खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां एक तस्वीर और उस तस्वीर में लगा सियासी गुलाल बड़े चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये तस्वीर है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जो होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। जेडीयू के दफ्तर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम नेता एक दूसरे को होली के रंग लगा रहे थे, गुलाल अबीर उड़ रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जिसमें निशांत कुमार बीच में नजर आ रहे हैं और कंधों पर हाथ रखा है संजय झा और विजय चौधरी के। ये तस्वीर काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सवाल ये अब उठ रहा है, या ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस सियासी गुलाल के साथ अब निशांत कुमार की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। वो निशांत कुमार जो एकाएक अब बयानों से चर्चाओं में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए जाते हैं, वो निशांत कुमार जो अपने पिता पर हुए अटैक का जवाब देते हुए नजर आते हैं, वो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बीच में खड़े हुए हैं। अगर आप नीतीश कुमार के बेटे के तौर पर इस तस्वीर को समझेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अपने उम्र से बड़े पिता के साथ सियासत में सहयोगी संजय झा और विजय चौधरी के कंधों पर हाथ रख रखा है। लेकिन अगर सियासी तौर पर इस तस्वीर को आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि पार्टी में कद क्या निशांत कुमार का बढ़ रहा है, क्या सियासत में एंट्री उनकी हो रही है, जो दोनों ही नेताओं के कंधे पर हाथ रखकर निशांत कुमार नजर आ रहे हैं। खैर, अब बयान अगर आप सुनेंगे जेडीयू के नेताओं के, तो जेडीयू के नेता खुले तौर पर तो नहीं कहते, एक झिझक तो जरूर रहती है निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि सक्रिय हो सकते हैं निशांत कुमार। अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा। नीतीश कुमार की विरासत को अगर वो संभालना चाहते हैं तो उनका सम्मान किया जाएगा, और उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर चर्चाएं बड़ी हो रही हैं। तेजस्वी यादव की भी नजरें हैं, चिराग पासवान की भी नजरें हैं, वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर तो उनकी भी नजरें हैं कि क्या निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। लेकिन खुले तौर पर कोई कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निशांत कुमार की क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो सियासत से बेशक उनका नाता ना रहा हो, पिता की विरासत को संभालना उनके लिए चुनौती हो, लेकिन पढ़े लिखे शख्स के तौर पर जाने जाते हैं, बीटेक की डिग्री उनके पास है, इसीलिए वो अगर बिहार की सियासत में आते हैं तो क्या होगा निशांत कुमार का, इस पर करते हैं चर्चा। और हर्षवर्धन जी, ये जो सियासी गुलाल लग रहा है और कंधों पर हाथ विजय चौधरी और संजय झा का निशांत कुमार ने रखा है, क्या माना जाए कि अब एंट्री हो गई निशांत कुमार की सियासत में? प्राची, मुझे लगता है कि एंट्री तो हो चुकी है। अब चूंकि भारतीय राजनीति में एक ये चलन होता है कि जब तक कोई पद या कोई जनप्रतिनिधि के तौर पर जिम्मा न मिल जाए तब तक ही मानते हैं कि भी हुई कि नहीं हुई, वरना जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में है। और अभी तेजस्वी यादव का एक बयान बड़ा चर्चा में था कि मैं तो अभी 36 साल का हूं, जो 70-75 के हो गए हैं उनकी राजनीति में नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा लंबा रहने वाला हूं और मैं आज जो कह रहा हूं वो मैं करूंगा। अब निशांत जिनके कंधों पर हाथ रखे हुए, उनके बाएं जो हैं उनकी उम्र है 57 वर्ष, उनके दाहिने जो हैं उनकी उम्र 67 से ज्यादा है, और निशांत हैं करीब 47-48 साल के। तो अब वो जो 36 और 75 यानी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव तुलना कर रहे थे, तो एक तो वो तुलना शायद नहीं होगी, अब निशांत ही उनके सामने होंगे। दूसरा, संजय झा भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत निकट हैं और नीतीश कुमार के इस वक्त सबसे विश्वस्त माने जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। जब एक तरह से कहें कि शिफ्ट करने की बात आई, उस वक्त बहुत सी चर्चा हुई कि कौन जाएगा कौन बनेगा, तो संजय झा को नीतीश कुमार ने वो कमान सौंपी। विजय चौधरी मंत्री हैं और बड़े नजदीकी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के अति विश्वस्त माने जाते हैं। आपने अभी जब सदन में उनकी राबड़ी देवी की नोकझोंक हुई थी तो बाहर निकलकर उन्होंने क्या कहा कि अरे वही संजय चौधरी, वही संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, उन्हीं के साथ वो सब कहता रहता है, वही उनके दिमाग में रहता है। यानी यही 2-3 नाम है। तो एक तरह से अगर कहें तो जो सक्सेशन प्लान होता है, जो उत्तराधिकार की योजना होती है, वो स्पष्ट तौर पर सामने दिख रहा है और मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन झिझक क्यों नजर आती है? कोई खुलकर नेता क्यों नहीं कहता कि निशांत कुमार पार्टी में आ रहे हैं? नहीं, झिझक की सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने में नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और ठीक है, आज भले ही हो सकता है कि इसको हम कहें कि भाई अंत में तो बेटा ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन 48 वर्ष से अधिक के हो गए हैं निशांत, और आज अगर इस स्थिति में है तो इसी से मान लीजिए क्या मन स्थिति है। अब चूंकि नीतीश कुमार उस अवस्था में है नहीं कि पार्टी को एकदम से कहें, और जो उनके अगल बगल खड़े हैं दाएं बाएं, वो लोग वो हैं जो नीतीश कुमार का मन तैयार करवा रहे हैं।
और अब मुझे लगता है कि ये जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी विधानसभा से लड़कर वो आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति वो वाया विधान परिषद रही, ये भी कमाल की बात है कि जो बिहार का एक ऐसा चेहरा है जिसके बिना कोई संतुलन नहीं है। हाँ। वो अपने लिए एक पक्की वाली सीट नहीं, एक बार हारे तो शायद उसके बाद से उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, दो बार तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया तो विधान परिषद में रहते। मुझे लगता है जिस दिन प्रत्याशियों का चयन होगा, घोषित होगा, निशांत कुमार का नाम पहली सूची में जेडीयू में देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन नेताओं के बयान है। प्रदेश महासचिव कमल नोपानी जब इसी कार्यक्रम से निकले, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि निशांत कुमार बहुत जल्दी जेडीयू के अंदर सक्रिय हो जाएंगे। औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और विजय जी, मैं क्वालिफिकेशन देख रही थी, जो नेताओं के बेटे हैं जो अब धीरे धीरे करके चर्चाओं में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खैर विरासत संभाल चुके हैं अपने पिता की, सियासत में अच्छा खासा अनुभव है, परिपक्व नजर आते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन देखें तो 9वीं पास हैं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे, 12वीं पास उनकी क्वालिफिकेशन। निशांत कुमार बीटेक डिग्री होल्डर हैं, वहीं चिराग पासवान भी बीटेक डिग्री हैं। प्रशांत किशोर ग्रेजुएट, और संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी की डिग्री उनके पास है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो निशांत कुमार क्या सटीक बैठेंगे बिहार की सियासत के लिए? क्या अपने पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे, या सियासत में नया होना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, सियासत में वो बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए वो भी अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई लिखाई बीटेक होना तो राजनीति की या सियासत का वो नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं मानते उसको। ये सर्टिफिकेशन ही नहीं है कि वो बीटेक है। उनके फादर भी बीटेक रहे हैं, है ना। और बिहार में यदि देखें तो कम से कम 10-20-50 हज़ार बीटेक बेरोजगार घूम रहे हैं। तो राजनीति में और बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जो बिना बीटेक के, बिना ग्रेजुएशन के बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है बीटेक होना, अच्छी बात है, ये बेहतर बात होगी कि वो आए, लेकिन बीटेक होना उनकी राजनीति में आने का कोई वो नहीं है, कारण नहीं हो सकता। और ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, इसमें दोनों के कंधों पर ही हाथ नहीं रखे हुए, इस फोटो का सेंटर ही निशांत कुमार हैं। तो वो ये बता रहा है कि भाई अब वहाँ पर उनकी एंट्री की औपचारिकताएं जो होना केवल बाकी रह गया है। और ये मानना कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते, ये केवल नीतीश कुमार जी की इमेज को आप अच्छा करना चाहते तो बेहतर है। बिना नीतीश जी की इच्छा के तो निशांत जी नहीं आ सकते वहाँ पर। हमसे भी ज्यादा नीतीश जी से नाराज हैं, ये नहीं है कि हम नाराज नहीं कर रहे, लेकिन शायद इतने वो बिना नीतीश जी की इच्छा के तो नहीं आ सकते निशांत कुमार। नहीं, ये ठीक है, लेकिन आज तक अगर उन्होंने इसको रखा 48 साल, वो अच्छी बात पहले कर देते। अच्छा, राहुल गांधी में कौन सी योग्यता थी अगर उनको गांधी परिवार न दे दिया? अखिलेश यादव में कौन सी थी? तो उनकी आलोचना भी हम करते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बड़े नेता जो बन गए, चूंकि उनके पिता अपने पुत्र मोह से नहीं निकल पाए। नीतीश कुमार ने राजनीति में उस मर्यादा का पालन किया। ठीक है, आज अगर वो आ रहे हैं तो हम उनके बेटे के तौर पर ही देखेंगे, और बेटे न होते तो कंधे पे हाथ भी न रख पाते। कंधे पे हाथ रख सकते थे, इतनी उम्र तक नहीं आने दिया अपने रहने तक अपने सामने, तो ये भी थोड़ा सा अच्छी बात नहीं। तो उसके लिए हम 25 साल उनका तारीफ ही करते रहेंगे, वो परिवारवाद से और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। क्यों नहीं आने दिया, इस पर भी फिर बात होनी चाहिए ना। हाँ, इस पर भी बात होनी, क्यों नहीं आने दिया, इस पर बात होनी चाहिए। वो अलग इशू है। नीतीश कुमार निशांत के संबंध कभी सहज नहीं रहे, नहीं वो अलग मामला है, लेकिन ये भी सच्चाई है ना। और अब ये साफ लंबे समय तक जेडीयू की कमान वो संभालेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो सेकंड पावर सेंटर नहीं बनाना चाहते थे पार्टी के भीतर, वरना अगर परिवारवाद के इतने विरोधी होते रामनाथ ठाकुर क्यों टिकट देते? कर्पूरी ठाकुर के बेटे थे, कितने उनकी पार्टी में परिवार के नेता हैं जो बड़े नेताओं के बेटे हैं। उसमें आपके जो है अशोक चौधरी भी वही हैं सब। तो ये कहना उनके एक निजी पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें थी, नंबर 1। और दूसरी बात ये थी जिसपे चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्तिगत किसी का मामला है, लेकिन बार बार अगर आप उसको महिमा मंडित करेंगे नहीं आने दिया। मुलायम सिंह के भी निजी जीवन की दिक्कतें थी, मुलायम सिंह के अखिलेश संबंध कभी खराब नहीं रहे। अखिलेश अब उस पे आप नहीं कह रहे हैं, और पारिवारिक दिक्कत किस तरह की थी आप भी जानते हैं। मुलायम सिंह, अरे नीति नहीं अभी लेकिन चर्चा चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि अगर वाकई परिवारवाद के बहुत ही खिलाफ तो अभी भी नहीं आने देते, मजबूरी ये है। उन्होंने नहीं आने दिया, कैसे नहीं आने दिया? आज अगर आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार इस अवस्था में पहुंचकर अगर आने दे रहे हैं, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, उदयनिधि, उद्धव ठाकरे, उन सबका देख लीजिए। हमें तो बोलने दीजिए, आप विजय जी का भी समय ले लेंगे, मेरा भी समय ले लेंगे, अपनी बात रखेंगे, कैसे बात बनेगी ना। अच्छा बोले भाई, ये देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे, हम सब जानते हैं, बहुत तारीफ भी उनकी होती रही। अब उन कारणों में नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं निशांत को आगे लाने दिया, नंबर 1। दूसरी बात ये, आज की तारीख में जनता दल यू के सामने एक गंभीर संकट है।
संकट ये है कि नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी में कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जो उसको एकजुट रख सके। और इसलिए भी निशांत मजबूरी बन गए हैं जनता दल के नेताओं की कि एक मैग्नेट उनको चाहिए, क्योंकि इस देश में परिवार एक मैग्नेट बनता है। ये भारतीय राजनीति का कड़वा यथार्थ है। अब जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, सब में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बिना परिवार के चले नहीं सकती। मैग्नेट बनने की काबिलियत है इनमें। अब काबिलियत तो समय बताएगा ना। या पिता का नाम जुड़ा है, पिता का नाम जुड़ा है, इसीलिए तो है भाई। ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी को साथ रखे हुए हैं, मायावती जी ने आकाश आनंद को यहां तक बढ़ाया, अब उन्होंने पार्टी निकाला है, उसके ऊपर अलग कारण है। तो क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी है ये कि वो उनको एक मैग्नेट चाहिए, और वो मैग्नेट जो ये विजय चौधरी और ये संजय झा जो देख रहे हैं, ये कल को नीतीश कुमार के बाद एक दूसरे को नहीं मानने को तैयार होंगे। ऐसे में जो वोटर है जनता दल का, यू का आधार वोट है, वो निशांत में नीतीश की छवि देखेगा। इसलिए निशांत को आगे ला करके, जैसे इंदिरा गांधी को कांग्रेस लाए थे एक जमाने में, गूंगी गुड़िया बना करके कि भाई नेहरू की बेटी है, ये फोकल पॉइंट हो, कि बाद में गूंगी गुड़िया लोहे आयरन लेडी बन गई, अलग बात है। तो इसलिए भी निशांत को लाया जा रहा है। तो ये सब चीजें इसके पीछे बैकग्राउंड में। यानी बिहार के चुनाव में, विजय जी अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिए, यानी बिहार के चुनाव में आने वाले वक्त में जो सियासत है वो तेजस्वी यादव के सामने निशांत कुमार खड़े हुए नजर आएंगे, हमें मान लें। मुझे लगता है कि वो आएंगे, और निशांत की योग्यता पर सवाल करने का भी वक्त नहीं है अभी तो उन्हें प्रूव होना आना है। और ये शक करना कि नीतीश कुमार के बेटे इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये भी ठीक नहीं है ना। तो वो योग्यता उनकी आएगी, और वो भी बात ठीक है हर चीज जो कह रहे हैं, 40 साल उन्होंने नहीं आने दिया, 30 साल नहीं आने दिया, तो वो 30 साल हम कभी नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगाया, बल्कि उनकी इसी बात को लेकर तारीफ होती रही। और आज इसका मतलब है कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, और बल्कि मैं कह दूं भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज के अलावा शायद ही कोई पार्टी बची हो जो पारिवारिक मैग्नेट से बची हुई हो, अछूत हो, और उसको लगता हो कि उनका भविष्य उस परिवार के बिना नहीं रहेगा। और ये जेडीयू में भी लग रहा है। जो समाजवादियों की एक बेसिक मूल जो विचारधारा है वो तो समाजवाद की है ना, तो समाजवाद तो विचारधारा में परिवारवाद के खिलाफ रहा, लेकिन वही दो बड़े समाजवादी हमारे पास रहे, मुलायम सिंह जी और लालू यादव। तब उसके बाद तीसरे नीतीश कुमार, तो नीतीश पर तो चर्चा ही कर रहे, तो अब ये चर्चा भी करना कि नहीं समाजवादी परिवारवाद को नहीं मानते, तो क्या कहेंगे। चले, अब तो देखिए निशांत कुमार को प्रूफ करना होगा, लेकिन उनकी जिससे टक्कर है, उनकी क्वालिफिकेशन भी हम लगातार चला रहे हैं। हाँ। तेजस्वी यादव देखिए संभल कर बड़े अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं बिहार के चुनावों में। उनके भाई तेज प्रताप यादव जो लगातार मुश्किलें बढ़ाते हैं, ये वजह कि तेजस्वी यादव को आगे किया गया लालू यादव के परिवार की तरफ से। लेकिन समीर जी, ऐसे लोगों से जब टक्कर होगी, अभी तेज प्रताप यादव हाल ही में बड़े वायरल हो रहे हैं, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उनकी वजह से उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। होली पर जिस अंदाज में उन्होंने बोला कि ए सिपाही गाना बजाएंगे, नाच के दिखा, वरना सस्पेंड करवा देंगे, वरना आप सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड तो उसे फिर भी होना पड़ा, फिर भी उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद स्कूटी पर फर्राटे भर रहे हैं बिना ही हेलमेट के, और स्कूटी की चालान हो गया उनका 4,000 का। और जब स्कूटी के कागजात चेक किए गए तो वो भी पूरे इनकम्प्लीट है, ना इंश्योरेंस है, ना ही पोल्यूशन है। खैर, मुश्किलें तो बढ़ गई तेज प्रताप यादव की, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रही है, अभी भी रौब गया नहीं है लालू फैमिली का या उनके बच्चों में, खासकर तेज प्रताप यादव का। देखिए, वो परिवार ही ऐसा है भाई। अगर बिहार की राजनीति की अगर बात करोगे तो बिहार की राजनीति का सबसे पावरफुल परिवार तो लालू परिवार ही रहा है। 15 साल सत्ता का आनंद लिया, और सिर्फ परिवार के लोगों ने नहीं, सालों ने, जीजाओं ने, मतलब पूरे लालू प्रसाद के जितने रिश्तेदार थे सबने सत्ता का सुख भोगा। कोई विधान परिषद में गया, कोई एमएलए बना, कोई मंत्री बना, कोई पार्षद बना, जिसको जहां मौका मिला, जिसकी जितनी क्षमता थी उतना उसने बिहार की राजनीति में अपना लूट का डंका मचाया। आज विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी आज एक सबसे बड़ा दल तो हुई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा दल है, लेकिन जिस तरीके से 2020 का प्रदर्शन रहा था तेजस्वी यादव का, नीतीश जिसके साथ सरकार में चले गए थे, तो ये प्रभावशाली है। और जो माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसका बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। तो तेजस्वी यादव इसमें अपने भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। जहां तक निशांत की बात है, निशांत से काफी लोग अशांत हो रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर। उनको यह लग रहा है कि भाई निशांत सक्रिय होंगे तो नीतीश कुमार के राजनीति से गायब होने के बाद जो वोट बैंक हमें मिलने वाला था, अब वो निशांत के साथ जुड़ा रहेगा। तो निशांत ने कई लोगों को बिहार की राजनीति में अशांत किया, और संजय झा ने तो सीट भी बता दी कि हरनौत से उनको चुनाव लड़ना है। जिस सीट से नीतीश कुमार 77 और 80 का चुनाव हारे थे, उसके बाद नीतीश कुमार 85 का चुनाव वहां से जीते थे हरनौत से, 90 का वो चुनाव लड़े नहीं, और 95 में समता पार्टी के चुनाव से चिन्ह पर हरनौत से नीतीश कुमार विधायक बने थे। उसके बाद वो लगातार विधान परिषद गए। तो हरनौत सीट पर कह दिया गया है निशांत को कि आप तैयारी कीजिए, हरनौत से
आपको चुनाव लड़ना है। जब इतना संदेश उसको चला गया है निशांत कुमार को, तो ये तय है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू की जो विरासत है, जो नीतीश कुमार की गद्दी है, उस पर ऊपर बैठने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में भगदड़ ना मचे, तो एकजुट बने रहे, तो के बेटे को गद्दी पे बिठा दो और पीछे से राजनीति के सारे समीकरण हम तैयार करें। जैसे अभी नीतीश कुमार कमजोर है, तो अभी तो संजय झा और बाकी जो सहयोगी लोग जिस तरीके से लल्लन सिंह राजनीति चला रहे हैं बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर, वैसे ही कोशिश करेंगे कि भाई निशांत कठपुतली बनकर रहे। अब ये देखना होगा कि निशांत की राजनीति जनता कितना स्वीकार करती है। देखिए, परिवार पुत्र के आप ला सकते हो, लेकिन जेडीयू की बिल्कुल आपको स्वीकार, लेकिन जनता स्वीकार करती है कि नहीं? आपको जनता का स्वीकार करेगी तो आप नेता बने जाओगे, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया तो कितना भी नीतीश कोशिश कर ले या कितना भी कोई कोशिश कर ले, आप राजनीति में स्थान बना नहीं सकते। और भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत उदाहरण है कि परिवार ने आपको थोपा, लेकिन आप न पार्टी के लिए कुछ कर पाए न अपने लिए कुछ कर पाए। राहुल गांधी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई इंदिरा गांधी ने सब कुछ सौंपा, लेकिन वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाए, सोनिया गांधी ने सौंपा, लेकिन आप पार्टी को मजबूत कर पाए, खुद राजनीतिक रूप से स्थापित हो पाए। तो मुझे लगता है कि निशांत की योग्यता देखना पड़ेगी कि आप पार्टी के अंदर कितनी जान डाल पाते हो, पार्टी को कितना एकजुट कर पाते हो। नीतीश का जो कमिटेड वोटर रहा है लंबे समय से, वो क्या आपको नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव देखता है या वो किसी और पार्टी को जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनौती तो है, इन चुनावों में पता चल जाएगा कि निशांत कितना कमाल कर पाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर विनोद जी तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, और बबल भी चला रहे हैं ताकि समझ में आए कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, ये सिपाही ठुमका लगाओ, क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि ठुमका लगाने से नौकरी जा सकती है, या जानबूझकर अपनी हनक दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए एक सिपाही को, एक वर्दीधारी को हम अपने इशारे पर नचा सकते हैं, इसलिए किया गया? या फिर कहूं कि ये अपरिपक्वता है तेज प्रताप की, जो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और नप गए सिपाही या बॉडीगार्ड उनके? देखिए, तेज प्रताप लगातार इस तरह की तमाम विवादित बयानों के लिए या इस तरह की कार्यवाहियों के लिए जाने जाते रहे। आप याद करिए, वो कभी अपने परिवार में भी अपने भाई को लेकर भी कुछ बोल देते हैं, कभी वो त्रिशूल लेकर के वो बन के कांवड़ यात्रा निकल जाते हैं, कभी उनकी तस्वीरें आप देखिए बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का मोर पंख लगा करके वो सपने में आते हैं। तो वो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये बात आपकी सही है कि देखिए, चूंकि अभी समीर ने भी कहा, अब लालू यादव जी का परिवार जो है वो लगातार सत्ता में रहा है, तो सत्ता की हनक, सत्ता की धमक या सत्ता का अहंकार या सत्ता का रौब जो भी कहिए, वो तो उनके अंदर है ही। और तेज प्रताप को लगा होगा सिपाही है, खड़ा हुआ है, क्या है, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों माँ बेटे, माँ और पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाई भी उप मुख्यमंत्री रहे, खुद भी ये मंत्री रहे, तो ये मैं कहूँगा नाचेगा। तो होली के मौके पर नचवाने लगे, जबकि उनको ज्यादा जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली, तुरंत बोल दिया था कहने के बाद, लेकिन ये जिक्र किया उन्होंने कि बुरा ना मानो होली। इनको ये पता होना चाहिए, एक मंत्री के नाते और एक विधायक रहे हैं, सब कुछ है, कि जो वर्दी वाले पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं उसके साथ होली नहीं खेली जाती है, क्योंकि ड्यूटी पर होते हैं। और इसीलिए पुलिस की होली अगले दिन होती है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सभी जगह पुलिस वालों की होली अगले पुलिस लाइन में होती है। सर, जो व्यक्ति मंत्री रहते, जब मंत्री थे, अपने कार्यालय से अगर फूलों का जो था गमला था वो उठा के अपने घर ले जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है सो मैं घर में लगाऊंगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? कहा ना, वो तो मैंने पहले बयान सुनवा देती हूँ विनोद जी, बयान सुनवा देती हूँ, क्योंकि तेज प्रताप जैसे ही चर्चाओं में आए अपने होली के इस कार्यक्रम के दौरान, चाहे स्कूटी चलाना हो, चाहे ये सिपाही को नचवाने की बात हो, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है। अब कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बयानबाजी की जा रही है बिहार की सियासत में, आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह का बयान। मैं समझता हूं लालू यादव जी के परिवार के दिलो दिमाग पर, खास करके उनके लाडले का, जो भी लाडले हैं, वो लाडले आज होली में पुलिस को डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, भूल गए हैं। वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें, जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार। देखिए, आरजेडी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी। आरजेडी इस तरीके से बचाव कर रही है कि होली है, बुरा ना मानो होली है, अगर एक सिपाही जो उनके साथ तैनात है कह दिया नाचने के लिए, तो उसमें क्या गलत कर दिया? ये सरकार तो मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इसको इश्यू बना लिया। लेकिन इश्यू बनाने वाली खबर तो कहीं ना कहीं है ना हर्षवर्धन, जिस पर तो सवाल पूछे जाने चाहिए तेज प्रताप से भी, उनकी पार्टी से भी, कि एक सिपाही की नौकरी पर तो बनाई ना, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, नौकरी जा रही है। प्राची, अच्छा है कि आज हम सवाल पूछ ले रहे हैं और तेज प्रताप को हम नेता नहीं बना रहे हैं।
नहीं तो 80 और 90 के दशक में हम ही लोगों ने लालू प्रसाद यादव को इसी तरह की हरकतों पर कहा कि बड़े साफ मन के हैं, बड़े भोले मन के हैं लालू जी। अरे वो तो ऐसे ही सबको भग भग करके डांट देते हैं, और टीवी चैनलों पर भी आनंद में चलता था जब टीवी शुरू हो गया 95 के बाद। भला है कि आज सब कुछ जनता के सामने है कि ये हरकतें करने वाला नेता नहीं हो सकता है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव मीडिया को ही गोदी मीडिया, गोदी न्यूज कहकर और उसके बाद उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। लेकिन ये एक चित्र है, बार बार लोग कहते हैं। और अभी हमने जब कल ही तो चर्चा की थी कि एएसआई को जब भीड़ ने पीट कर मार दिया था, तो हमने भी कहा था, विजय जी ने भी कहा, हम सब ने कहा भाई ये भी तो जंगल राज है। लेकिन असल जंगल राज क्या होता है, इसका असली प्रमाण है ये। क्या नीतीश की सरकार के किसी व्यक्ति की यह हैसियत है कि इस तरह से कहे कि ए सिपाही, उसका नाम लेके ठुमका लगाओ, नहीं सस्पेंड करा देंगे? जिनकी सरकार है, जो 2005 से 20 साल हो गए जिनकी सरकार लगातार है, उनमें यह हिम्मत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पुत्र, और मैं बार बार कहता हूं, इसको दोहरा रहा हूं, तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ चेहरा है, लालू जी का असली प्रतिरूप तेज प्रताप यादव हैं। हम उनको, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि वो रील और उस सब में कह दिया जाता है, नहीं वो तो दूसरी तरह के हैं, भोले हैं, कोई फिल्म आ गई, कोई पिक्चर आ गई, कोई सोते हुए उनको भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है भैया। जो लालू यादव करते थे, जो बचपन से तेज प्रताप ने उनको करते देखा, वही तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। समय बदल गया है, लाठी लेके लोग नहीं खड़े हैं, थोड़ा मीडिया वालों को धमकाया नहीं जाता, थोड़ा शोरूम से कुछ गड़बड़ियां नहीं होती, लोगों को उठाया नहीं जाता, वसूली और अपहरण के धंधे बंद हो गए, वरना समय वही है। उसका एक चित्र भर है, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। लेकिन इस घटना को अब जोड़ रही है और एक चीज और मैं कहूं, कमाल की बात कि सिपाही को सस्पेंड कर दिया, वो बेचारा करे क्या? मुझे इसका कारण नहीं समझ में आएगा। उसको सिपाही को सस्पेंड करने का कोई कारण नहीं, गलत है वो भाई। उसको सस्पेंड करके सरकार ने क्या हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव के ऊपर मामला दर्ज कराइए ना। कानून का राज है, नियम तो नियम है, सिपाही को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। खैर, इस मुद्दे को लेकर अब आरजेडी ये कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इसीलिए इस मुद्दे पर फोकस करना चाह रही है मौजूदा सरकार। नीतीश कुमार खुद नहीं ये बता पा रहे कि बिहार में जंगल राज क्यों हो रहा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है, पुलिस वालों पर हमला क्यों हो रहा है, क्रिमिनल्स इतने आखिर उनके हौसले कैसे बुलंद हो गए कि एक एक करके हमले भी कर रहे हैं और भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। आउट ऑफ कंट्रोल हालात कैसे हो रहे हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अचानक बिगड़ रही है। पुलिस पर हमले के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। अररिया और मुंगेर के बाद भागलपुर और मधुबनी में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ। भागलपुर और मधुबनी में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। दोनों ही जगह पर पुलिस विवाद को सुलझाने लगी थी, लेकिन उस पर ईंट और पत्थर से हमला हो गया। भागलपुर में हुए हमले में पुलिस सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और चौकीदार घायल हुए हैं। बिहार में 3 दिन के अंदर 2 दारोगा की हत्या हो चुकी है। पहले अररिया में एएसआई राजीव रंजन की हत्या हुई। इसके 48 घंटे के अंदर भीड़ ने मुंगेर में दारोगा संतोष कुमार को पीट कर मार डाला। लेकिन इसके तुरंत बाद पुलिस ने इस वारदात के एक आरोपी गुड्डू यादव के यूपी के स्टाइल में हाफ एनकाउंटर कर दिया। गुड्डू के पैर में गोली लगी। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है, या पुलिस वालों की हत्या हो रही है अब। तो ये स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो चुकी है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। अब इनसे चलाया नहीं जा रहा। प्रति एक दिन जो है 200 लोगों की हत्या जो है हर एक दिन जो है हो रहा है, लेकिन जो विक्टिम है उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। आज तो बहुत हद तक माफिया पर अंकुश लगा है। सरकार ने आज बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, लेकिन कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। आज आरा के अंदर हम प्रभारी मंत्री थे, हमने मुजफ्फरपुर और आरा में साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है।
देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जहाँ भी जो घटनाएं घट रही है उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। जो इस तरह का अपराध कर रहा है उसे पूरी तरह जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आप देखें कि अपराधी की गोली भी लगी है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना में सीधा इनकाउंटर करने से ही काम चलेगा, क्योंकि अपराधी का जिस तरह से मन बढ़ रहा है तो इनकाउंटर अति आवश्यक हो गया। अब यूपी वाला मॉडल बिहार में जरूरी क्यों हो गया है, सवाल ये भी है। और कानून व्यवस्था का मुद्दा इसीलिए बड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार जब जब पब्लिक अपीयरेंस देते हैं तो 20 साल पहले के जंगल राज को याद दिलाते हैं, लालू यादव पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ये जो बिहार में हो रहा है, क्या ये जंगल राज नहीं है? और इसे नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या इसे सुशासन का मॉडल कहा जा सकता है? ये सवाल बिहार की इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं विजय जी। लेकिन सवाल ये भी है ना, जिस सुशासन के मॉडल पर नीतीश कुमार चढ़कर सत्ता पर काबिज हैं, उस सुशासन में ये तस्वीर तो कतई बर्दाश्त नहीं होंगी, सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एकाएक जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं बिहार में? ये मूल सवाल है और शायद लगातार इस पर चर्चा भी हुई है कि चुनाव जैसे जैसे आते हैं तो अपराधी तत्व भी बढ़ते जाते हैं। जो विपक्ष में राजनीति वाले लोग हैं वो भी इस बात को हवा देते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो जो सरकार में बैठा होगा उसी से होगा ना। कारण कोई भी रहा हो, आज मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हो, और वो तो दोनों चीज़ें उनके पास हैं। मुख्यमंत्री वही हैं, होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, नीतीश कुमार जी के पास। तो ये सवाल खड़ा होता है और बार बार जो सवाल हो रहे हैं, तेजस्वी जो सवाल कर रहे हैं वो तो राजनीतिक सवाल है, लेकिन फिर भी सवाल हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से एक्टिव एक्शन मोड में हैं। मैं उनकी हेल्थ को नहीं ले रहा, लेकिन एक सवाल खड़ा वहाँ पर हो रहा है और ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी और जेडीयू को भी हो रही है। और शायद यही वजह है कि निशांत कुमार की एंट्री हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल तो खड़ा होगा। और नीतीश कुमार जी की जो इमेज है वो तो सुशासन बाबू की रही है। तो जरा सा भी कोई बात होती है, जैसे अभी चर्चा हुई परिवारवाद को लेकर भी कि नीतीश कुमार जी ने पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है एक तरह से, तो आज भी अचानक होता है तो ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं उन पर। हाँ। बहुत सारे जो लोग परिवार चला रहे हैं, आज लालू जी के परिवार के सारे लोग राजनीति में, मुलायम सिंह जी के परिवार के सारे लोग MP हो गए। लेकिन नीतीश कुमार जी के एक बेटे की एंट्री भी हमारे लिए सवाल खड़ा करता है। यदि आप सफ़ेद कुर्ते में रहते हैं, झक सफ़ेद में, तो उस पर जरा सा भी छींटा लगता है तो वो सवाल खड़ा होता है। ऐसी सुशासन बाबू की जो इमेज है नीतीश कुमार जी की, उसमें इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक, और ये एक ही घटना नहीं हुई, लगातार कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो ये सवाल खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि यदि वो होम डिपार्टमेंट किसी और को दे सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय है, सम्राट जी हैं, विजय जी हैं, या जो भी लोग हैं उनको जो लगता है या अपनी पार्टी में किसी के लिए लगता है उसको देकर, क्योंकि यदि कानून व्यवस्था खराब हुई अब तो चुनाव में लेकिन कैसे दे देंगे? इसी कानून व्यवस्था को तो अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं ना। प्राची मेरा ठीक है, मुख्यमंत्री जी को लेकर हम लोग तमाम चर्चा करते हैं। DGP की जिम्मेदारी नहीं है क्या? होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नेताओं को तो हम सारा दोष देते हैं, मुख्यमंत्री ऐसा, मुख्यमंत्री वैसे, मुख्यमंत्री वैसे। अगर वो किसी को होम डिपार्टमेंट दे भी दे मान लीजिए, तो एग्जीक्यूट तो करने का काम DGP का है। बिहार के DGP क्या कर रहे हैं? कहीं उनका कोई बयान, कोई उनकी सक्रियता, कोई गतिविधि दिखाई पड़ रही है? होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल उठेगा ना। नेता नीतीश कुमार की तो जितनी मजम्मत कर रही है हम कर लेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदारी उनकी है, गृह मंत्रालय उनके पास है। लेकिन जो जिनको अंजाम देना है कानून व्यवस्था को, जिस पुलिस प्रशासन को, उसके शीर्ष अधिकारी, आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है या मुंह में दही जमा रखा है? क्या सरकार भी तो तलब नहीं कर रही है ऐसे अधिकारियों को? नहीं, उनकी बेसिक जिम्मेदारी सरकार तलब न करे या न करे। उनको काहे के लिए भारत सरकार की ट्रेजरी तनख्वाह मिलती है और IPS और IAS होते हैं? तो सर अब ये सब फिर तो सरकार की पुलिस अधिकारियों में या ब्यूरोक्रेसी में कि भाई नेता कैसा भी हो, हमें अपना काम करना है। भाई नेता तो वैसे ही काम करता है जैसा ब्यूरोक्रेसी वैसे ही काम करती है जैसे नेता होता है। मनमोहन सिंह के समय भी तो ब्यूरोक्रेसी थी ना। ऐसा नहीं, 2004 से 2014 कैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं, 2014 से 2024 कैसे काम करवाया होते हैं। कोई भी सरकार हो वो अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। अब यूपी में वही ब्यूरोक्रेसी थी 2012 से 2017 तक। 17 के बाद योगी के आने के बाद कैसे काम करने लगी? बहस लंबी हो जाएगी, विषयांतर हो जाएगा। आप मनमोहन सिंह को लाके, नरेंद्र जी को, मोदी जी को लाके उनके बीच तुलना ड्रा कर रहे हो। बात यह है अच्छी सरकार, अब मैं उस सरकार के 20 काम गिना दूंगा अच्छे, तब क्या करोगे? और इस सरकार, ये वो बहस मत करिए। सवाल यह है कि बिहार के DGP और चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे, अभी तो ना वो बयानों में नजर आ रहे, ना कोई नेता उनके बारे में बात कर रहा है। हर्षवर्धन जी, व्यवस्था में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम तो दरोगा को भी जवाबदेह ठहरा दें, लेकिन ये होता है क्या?
हम अभी तो देख रहे थे ना तेज प्रताप ने किस तरह से उस सिपाही को अपमानित किया। और हम हर बात पर जब श्रेय देंगे तो भी मुख्यमंत्री को देंगे, जब अपयश आएगा तो भी मुख्यमंत्री को आएगा। डीजीपी होगा, होम सेक्रेटरी होगा या दूसरे लोग हैं, ये क्यों जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो दबाव क्यों नहीं डाल पा रहे, ये डिबेट होगी। क्योंकि अगर हम जैसे कहते हैं ना कि अधिकारी के ऊपर तो ये तो बड़ा आसान होता है, फिर तो नेता को आप हमेशा छोड़ देंगे। और ये नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़ा होगा। ये बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले कुछ समय से तो उसका दोनों पहलू, एक पहलू ये कि चुनाव आते ही क्यों बढ़ता है तो उसको देखना होगा, लेकिन अगर भीड़ इस तरह से पुलिस पर हमला कर रही है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। बयानबाजी भर से काम नहीं चलने वाला है और पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को, ऐसी चाहे भीड़ हो या फिर इक्के दुक्के अपराधी, उनको कानून के दायरे में सबक सिखाना। सिपाही ने ठुमके लगाए तो कार्रवाई हो गई। मुख्यमंत्री को कोई बरी नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री की आलोचना हम सब कर रहे हैं नीतीश कुमार की, लेकिन हम डीजीपी और चीफ से होम सेक्रेटरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है हमें उन पर भी उंगली उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, जिम्मेदारी है। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ समीर जी, जब सिपाही ने ठुमके लगा दिए तो आपने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया उसे सस्पेंड करने में, लाइन हाजिर करने में। अब जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों अधिकारियों को तलब नहीं कर रही है ये सरकार? क्यों डीजीपी का जिक्र नहीं होता, क्यों बड़े बड़े अधिकारियों का जिक्र नहीं होता? ये एनकाउंटर की बात तो कर रहे हैं, ये कह तो रहे हैं हम बहुत सख्त हैं, लेकिन वो सख्ती दिखे तो ग्राउंड पर, घटनाएं रुके तो सख्ती तो तब दिखेगी ना प्राची, कि जब डीजीपी को पता होगा या होम सेक्रेटरी को पता होगा कि इस तरह से अपराध हो रहा है तो मुख्यमंत्री मेरी गर्दन पकड़ लेंगे या मुझे तलब कर लेंगे या मुझे हटा देंगे, किसी और को डीजीपी बना देंगे। उनके मालूम है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि उनके पास गृह मंत्रालय है, वो पूछेंगे ही नहीं। तो डीजीपी को ही पता है कि हमारे बॉस को जब चिंता नहीं इस मामले में, उन्हें हमें कोई पूछना नहीं है, वो हम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो क्यों हम ज्यादा अपने नीचे स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करें? तो जैसे ऊपर अधिकारी मंत्री लोग बैठे हुए, जैसा मुख्यमंत्री है, जैसा गृह मंत्री है, वैसा ही अधिकारी व्यवहार करता है। उनसे किस तरीके से काम करवाना है? क्या नीतीश कुमार ने डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को बुला के पूछा कि ये क्या घटना हुई, क्या हुई है? क्या नीतीश कुमार का बयान आया कि मैंने पुलिस प्रमुख को बोल दिया है, चेतावनी दी है कि अगर ऐसी घटना घटेगी तो आपको हटा दिया जाएगा? नीतीश कुमार का एक बयान नहीं आ रहा है। उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा, वो बयान दे रहे कि भाई होगा तो एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी। तो नीतीश कुमार का तो कोई बयान नहीं है, नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं। समीर जी, यूपी मॉडल यहाँ लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ एनकाउंटर कर देने से, क्या सिंबॉलिक कार्रवाई कर देने से रुक जाएगा सब? यूपी मॉडल क्या लागू हो जाएगा बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के मॉडल को एक आदर्श मॉडल मान के किसी भी राज्य को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अपना मॉडल बना सकते हैं वहां पर कि किस तरह से प्रशासन करना है, किस तरह से वहां क्राइम को कंट्रोल करना है। नीतीश कुमार ने परफॉर्म किया है, ठीक है, शराबबंदी लागू की, कई अपराध वहां कम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से अगर रोज पुलिस वाले अगर मारे जा रहे हैं, रोज अपराध हो रहा है, वहां पर तनिष्क के शोरूम को दिन दहाड़े अगर लूट लिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार को पिछले कार्यकाल को देखते हुए एडवांटेज नहीं दिया जा सकता। अब तो आप चुनाव में जा रहे हो, जनता के बीच आप क्या लेकर जाओगे? विपक्ष इस मामले को उठाएगा, आपको जवाब देते नहीं बनेगा। देखिए, जिस मॉडल को बिहार में लागू करने की बात कर रहे हैं, दोनों ही राज्यों में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। बिहार में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ये सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जा रहा है। होली से पहले संभल की खूब चर्चा हुई, संभल बहुत संवेदनशील है, संभल में पुलिस की तैनाती कर दी गई, बड़ी संख्या में ड्रोन से निगरानी रखी गई है। शाही जामा मस्जिद जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी रंगाई पुताई को लेकर काफी बयानबाजी हुई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार रंगाई पुताई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। एएसआई की निगरानी में मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है और इस दौरान मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइट लगाने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान मस्जिद के ढांचे से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो एक तरफ मस्जिद पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, लेकिन अब संभल की व्यवस्था को लेकर अधिकारी भी थोड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक होली में तैनात रहे जो अधिकारी हैं वो आज होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा सीओ अनुज चौधरी की, जिनका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा, उस पर खूब सियासत हुई। वो भी तमाम पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर होली खेल रहे हैं, ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर और अधिकारियों की होली खेलती हुई तस्वीर, क्या यही बेसिक डिफरेंस है प्रशासनिक अमले में, या जिस तरीके से सख्ती बरतनी चाहिए पुलिस को? हर्षवर्धन जी, बिहार और उत्तर प्रदेश के एक तरफ देखिए पुलिसकर्मी होली भी खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े ही आसानी से बिना किसी भी शांति भंग हुए रंगाई पुताई का काम भी चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ने भी बिहार में जिस तरह से लालू जी के जंगल राज से बिहार को वापस खींचकर वो लाए, वो सामान्य काम नहीं था, वो बहुत ही मुश्किल काम था। जब योगी आदित्यनाथ आए तो यहां भी हर जिले में संगठित अपराध का, बिहार जैसा नहीं लेकिन लगभग उसी के आसपास का यहां भी काम था। दोनों बहुत अच्छा किए। यहां भी योगी आदित्यनाथ आज भी उसमें संकोच नहीं करते हैं, फुल कमांड में दिखते हैं।
और सीओ अनुज चौधरी की बड़ी चर्चा हो रही, तो सीओ अनुज चौधरी जब तक प्रशासन का मसला था, जितनी कड़ाई दिखनी थी, जितनी सख्ती दिखनी थी, वो भी दिखी। हमने वो भी देखा कि जामा मस्जिद के सामने से जब वो जुलूस निकल रहा था, होली वाले लोग निकल रहे थे, रंग खेल रहे थे, तो वहां भी वो अनुज चौधरी उतनी ही सख्ती के साथ उनको भी आगे बढ़ा रहा था। ये प्रशासन का काम है। प्रशासनिक अधिकारी किसी के मनोरंजन के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं होता है, उसका काम ही होता है कि सख्त से सख्त निर्णय और एक्शन वो दोनों लेना पड़े, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहे। दुर्भाग्य से बिहार में यह हिस्सा थोड़ा कमजोर हुआ है। अब उसकी वजह नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस तरह से बहुत पकड़ न होना, उस तरह से बहुत अब कहीं की उस अवस्था में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और चुनाव के नजदीक जाते जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जानबूझकर भीड़ के जरिए एसआई को मरवा दिया जाना, भीड़ के जरिए दरोगा और पुलिस पर हमला किया जाना, यह सब उस जंगल राज की पुनरावृत्ति के संकेत है। लेकिन जवाबदेही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही मांगी जाएगी। एक सेकंड, देखिए ये बात सही है कि जो जवाबदेही नीतीश कुमार की ही होगी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि जैसा कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने इशारा किया कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है इसके पीछे, तो उसकी जांच की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जांच कराइए, सरकार आपके पास है, एजेंसीज आपके पास हैं, केंद्र सरकार भी आपकी है, तो सब मिला के आप कराइए जांच। और जहां अगर कोई इस तरह की राजनीतिक साजिश का पता लगता है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसको एक्सपोज करिए। खाली कहने से नहीं बनेगा कि कोई किसी तरफ उंगली उठाए किसी राजनीतिक दल की तरफ। तो ये भी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, नीतीश कुमार की भी है, और उसमें जो भागीदार भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी है, क्योंकि आधे से ज्यादा मंत्री तो उसके हैं। सरकार में आज भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लेकिन बिग पार्टनर जो है वो बीजेपी है। अब देखिए ये तस्वीर आप देखिए, लेकिन हम तो बात उसी सर एक ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पुल टूटने पर लोक निर्माण मंत्री की ही तो बात करते हैं ना। तो अगर गृह मंत्रालय की बात आएगी तो नीतीश कुमार की बिल्कुल बात। संभल में कानून व्यवस्था संभालने के बाद अब पुलिसकर्मी कैसे होली मना रहे हैं और कैसे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे रंग गुलाल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एसपी हैं ये संभल के। जब प्रशासन का वक्त था, जैसे चर्चा भी हुई, तो उस समय सख्ती दिखाने की जरूरत थी, उस समय सख्ती दिखाई गई, और उसके बाद एक रिलैक्स होने का भी मौका होना चाहिए। मैं इसको भी नहीं मानता, बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करते हैं पुलिस वाले डांस कर रहे हैं। पुलिस वाले डांस नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि ना करें? ऐसा मौका है तो ठीक है, अच्छी बात है। और जितना रिलैक्स रहता है ऑफिसर या कोई भी आदमी, उतना बेहतर काम में परफॉर्म करता है। ये बात स्ट्रेस में रहते हैं लोग, तो पूरे समय स्ट्रेस में रहते हैं, फैमिली से भी स्ट्रेस में रहते हैं, नौकरी है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं पुलिस। होली पर ना माहौल बिगड़े, सख्त निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, और अब जब होली अच्छे से बीत गई है तो अब पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे देश भर में ऐसा होता है, क्योंकि वो सेकंड डे जो है ना पुलिस लाइन में, और वहां पर वो लोग पुलिस वाले आते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आत्मघाती हमला हुआ है। क्वेटा से जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले की खबर है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 90 सैनिक मार गिराए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले एक ट्रेन को हाईजैक किया था, उसमें भी कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया था। हालांकि उस ट्रेन हाईजैक के सच को पाकिस्तान ने खूब छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो सच सामने आया और अब पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया है। बीएलए की तरफ से 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बस जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार होकर जा रहे थे, इन पर हमला किया गया, बम से उड़ाया गया है इस बस को, और 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं बीएलए ने। यह दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 11 मार्च को ट्रेन हाईजैक की खबर सामने आई थी, जहां बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और इसमें भी कई पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया था। 214 जवानों को मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया था और अब 90 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराने का दावा बीएलए ने किया है इस हमले में। मनीष प्रसाद हमारी डिफेंस एडिटर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी पाकिस्तान से आ रही है? बीएलए का यह दावा कितना सच्चा है? प्राची, ये 8 गाड़ियों का काफिला था जो कि पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर जो फोर्स है, जैसे भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो ठीक उसी तरीके की जो पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान की है वो फ्रंटियर फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नौशकी से करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो नौशकी नॉर्थ यानी फ्रंटियर जो कोर की फोर्स है उसके नॉर्थ का ये पूरा दस्ता था। ये जा रहा था 8 गाड़ियों का, जिनके पास जिम्मेवारी थी खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के नॉर्थ साउथ का पूरी जो बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करने की। और उसी बीच बीएलए ने सोच समझ के घात लगाकर इनके काफिले के ऊपर अटैक किया, जिसपे पहला अटैक व्हीकल बॉर्न आईडी से द्वारा किया गया।
यानी ठीक उसी तरीके से जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर अटैक किया गया। व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए तेज़ धमाका हुआ और धमाका होने के बाद जो पहली बस थी जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के जवान मौजूद थे, वो तेज़ धमाके के साथ उससे ब्लास्ट हुआ। दूसरी गाड़ी के ऊपर स्टैंड ऑफ अटैक हुआ, यानी आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें हथियारबंद BLA के जो लोग थे उन्होंने लगातार फायर करना शुरू किया और पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के जो ये पूरे जवान थे वो पूरी चारों तरफ से घिर गए और घिरने के बाद करीबन 100 के लगभग हमें बताया जा रहा है कि BLA के जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे जो फायरिंग कर रहे थे और साथ में व्हीकल बॉर्न आईडी के द्वारा उन्होंने धमाका किया। तो अब तक इसमें करीबन जो ऑफिशियल BLA के द्वारा बताया गया वो 90 का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी ऑन ग्राउंड जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये जो रोड हेड से आगे जाकर जो मेन हेडक्वार्टर है फ्रंटियर कोर फोर्स का, उससे आगे जाकर करीबन 130 किलोमीटर यानी 2 घंटे की ड्राइव पर है नौशकी से। इसी वजह से यहाँ पर इवैल्यूएट करते हुए जो आसपास की टीमें हैं उनको भेजा गया है, क्योंकि दोनों तरफ रिहायशी इलाका है जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि BLA का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गढ़ माना जाता है और इसी वजह से ये बड़ा अटैक हुआ। जो इसकी पूरी जिम्मेवारी ली है जो BLA की मजीद ब्रिगेड है, जो इसे सुसाइड फोर्स या सुसाइड दस्ता या सुसाइड ब्रिगेड कहा जाता है, दरअसल उन्होंने ली है। उन्होंने पूरी रैकी की अपने जो फतेह और साथ में जराब जो 2 और ब्रिगेड हैं जिनके पास जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है मनीष, एक और बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान बेशक अभी कह रहा हो कि बहुत बड़ा हमला नहीं है, लेकिन BLA ने तो दावा कर दिया है कि 90 सैनिक हमने पाकिस्तानी सेना के मार गिराए और बस की हालत देखकर भी समझा जा सकता है कि हमला कितना बड़ा हमला था। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। एक हफ्ते में ये दूसरी घटना है जो BLA ने अंजाम दी है विनोद जी। पहले एक जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लेना, बड़ी मुश्किल हुई पाकिस्तान को कि अपने पैसेंजर्स को छुड़ाएं, अपने सैनिकों की जान बचाएं, और अब एक बस को टारगेट करना, वो बस जिसमें पाकिस्तानी सैनिक हैं जो जा रहे हैं क्वेटा से दूसरी तरफ। क्या समझा जाए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या टुकड़े टुकड़े होने का वक्त नजदीक आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, इनकी समस्या शुरू से रही है, पाकिस्तान के बनने की समस्या ही। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो जिस आधार पर देश का विभाजन जिन्ना ने करवाया था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, तो बलूच और पख्तूनों का कहना था कि जब आप इस आधार पर कर रहे हैं तो हमारा कल्चर आपसे अलग है, हमको अलग देश बनना चाहिए। और पख्तून तो चाहते थे या तो उनको अलग देश मिले या अफगानिस्तान में उनको शामिल होने का मौका दिया जाए, और बलूच अपना अलग देश चाहते थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने पूरा पाकिस्तान बन गया, लेकिन कभी भी वहाँ शांति रही नहीं। आप याद कीजिए, मुशर्रफ के टाइम में बलूच नेता थे जो बुख्ती साहब, जिनको मिसाइल से हत्या की गई थी, उनको जो है सेना ने चला करके। तो वो असंतोष हमेशा रहा है और कभी ये कमजोर पड़ जाता है और कभी तेज होता है। इस समय जो दौर है, मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हालत आंतरिक इतनी खराब है, वहाँ जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और वो विदेशी मदद पर और कर्ज पर निर्भर है, ऐसे में बलूच जो लड़ाके या उनके जो अलगाववादी हैं, उनको लग रहा है कि मौका अच्छा है, पाकिस्तान को कमजोर करके हमला करके हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि उधर अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब तालिबान को लाए तो बड़ी खुशी थे, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को वहाँ से खदेड़ा है और ISI के वर्चस्व से अपने को मुक्त किया है, तो वो समस्या भी वहाँ है। डूरंड लाइन में नहीं मानते, अफगानिस्तान वाले डूरंड लाइन में नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल लाइन है। तो इसलिए पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर वहाँ जूझ रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मोर्चे पर भी और बलूच मोर्चे पर भी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत खराब होती जा रही है, और इस तरह के हमले अगर और बढ़े तो फिर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना घट सकती है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि वो सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। विजय जी, अभी तक वो ट्रेन हाईजैक में कितने लोग मारे गए या कितने सैनिक शहीद हुए, यही छिपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। ट्रक में शहीदों के जो शरीर हैं, जब देश का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान के लोग नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान जो थे, सबसे बड़े नेता थे, वो उसके खिलाफ थे कि देश का बंटवारा हो। और यही चुनौतियां पाकिस्तान के सामने है। सच छिपाया जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक का, अब उस सच को छिपा ही रहे थे, कवर अप कर ही रहे थे कि एक और मुसीबत आ गई। 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा BLA की तरफ से किया गया, अपने आप में बड़ी घटना है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहा। कारगिल को यदि याद कीजिए कि कारगिल में जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके वो शव लेने को तैयार नहीं था, जबकि उनके रेगुलर आर्मी के लोग थे। भारत में जहां उस जमाने में कारगिल में वाजपेयी सरकार ने सैनिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की थी, पहचान की थी, और फिर भारतीय सेना ने ही पाकिस्तानी सैनिकों को एक कन्वेंशनल तरीके से सुपुर्द खाक किया था। तो पाकिस्तान तो हमेशा ये करता, और मुझे लगता है ये जो
जाफर एक्सप्रेस का जो घटना हुई, ट्रेन हाईजैक जो हुई पाकिस्तान में पहली बार, और बलूचों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, यदि पाकिस्तान सेना, क्या हुआ कि उसमें जो मीडिया या जो भी PR एक्सरसाइज हुई सरकार की, उसमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान सरकार ने उनको ख़त्म कर दिया है या बड़ी जीत उनकी हुई है। शायद उसी को दिखाने के लिए बलूची जो ये लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ये दूसरी घटना की है ताकि ये बता सके कि उनकी ताकत बनी हुई है। मैं बीच में आपको इसलिए रोक रही हूँ, ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये उस घटना के वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तानी सैनिकों को लिए जो बसेस थी वो जा रही थी और इसी दौरान एक बस को टारगेट किया गया है और उस बस पर हमला किया गया, धमाके के साथ उस बस को उड़ा दिया गया है। और BLA कह रही है, ये दावा BLA की तरफ से किया जा रहा है कि 90 सैनिक पाकिस्तान के सवार थे इस बस में जिसे हमने निशाना बनाया है। ये देखिए कितना जोरदार धमाका हुआ है। ये बसेस जा रही हैं और इसी बीच एक बस को टारगेट करके हमला किया गया है। हालांकि ऐसी घटना भारत में भी हुई थी, उसमें भी कई जवान हमारे शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक पूरा देश अभी तक भूला नहीं है और इसी अंदाज में BLA ने ये अटैक किया है। पाकिस्तान आर्मी की बसेस जा रही थी, क्वेटा से ये बसेस जा रही थी और इसी दौरान जोरदार धमाका होता है, एक बस को टारगेट किया जाता है। और ये तस्वीरें तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलेंगी, पाकिस्तान बेशक एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये तस्वीर, इतना तेज धमाका, बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास का इलाका भी आप देखिए कि उस धमाके के साथ पूरा आसपास का जो इलाका है वो दहल उठा। और अब पाकिस्तान बेशक कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे रेंजर्स मौके पर मौजूद हैं, हमारी सेना को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस धमाके में कोई बचा होगा ये कहना तो सरासर बेईमानी होगा। BLA अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, BLA ये दिखाने के लिए कि हम मौजूद है और बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की दखलंदाजी, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे चाइना की दखलंदाजी। इसीलिए एक के बाद एक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम झूठ ना ही बोले पाकिस्तान, बेहतर होगा। और एक चीज और जोड़ दूं कि बलूचिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं था। वो 1948 में उसको शामिल किया, पाकिस्तान का दबाव उस तरह से बना और उसके बाद से ही वो लड़ाई उनकी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये दूसरी घटना, यदि वो जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार उस तरह से दबाने की कोशिश नहीं करती तो शायद नहीं होता। BLA ने अपनी ताकत फिर से दिखाने के लिए ये घटना की। और इसमें सुसाइडल बॉम्बर है, जब सुसाइडल बॉम्बर कोई मिलिटेंट ग्रुप करता है तो इसका मतलब वो एक बड़ी तैयारी और बड़े काम को अंजाम देने के लिए करता है। इसमें एक जो बस आप देख रहे हैं एक्सप्लोड जो हुई है वो व्हीकल बॉर्न उससे हुआ है कि उसको उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे हमारे आपके डिफेंस एडिटर भी बता रहे थे, आमने सामने भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो वो तो और बड़ा मसला है कि जो उनकी सेना है या फ्रंटियर गन बैटल भी हुआ है, तो वो तो और बड़ा काम है ना। मतलब लंबी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान की फौज या जो पैरामिलिट्री फोर्स थी जिस पर ये हुआ है वो तैयार ही नहीं थे किसी हालत में कि क्या हो रहा है। और ये भी क्वेटा से हुआ है। आप जाफर एक्सप्रेस भी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तो वो पूरा इलाका वहां पर है और नॉर्थ वेस्ट। और इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि पिछले दिनों का मतलब 2 साल पहले पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अपने सीना चौड़ा कर रहा था, उनको लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने जो एक एक्सरसाइज किया, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज, उससे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस स्थिति में पहुंचाया है, तो उसका भी हट जाना कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ता है। एक चीज स्पष्ट है जी कि इस इलाके में पाकिस्तान का नियंत्रण लगभग नहीं खत्म हो गया। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी या ऐसा इतना बड़ा दुनिया भर में अपने को बताती है कि बड़ी वो है, या सेना है वहाँ की, या वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, राज्य जो भी स्टेट मिशनरी है। सिर्फ एक ही घटना नहीं है ना विनोद जी, एक और घटना है जिससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। भारत का दुश्मन जिसने भारत में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे श्रद्धालुओं के बस को पिछले साल जून में टारगेट किया था, 10 यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। अबू कताल जो कि हाफिज सईद का राइफल माना जाता है, इसे अज्ञात बदमाशों ने मार दिया, अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया और इस घटना को अंजाम दिया गया है पंजाब रीजन में, वहां पर इसे मारा गया है। अब किसने मारा, कैसे मारा, इस पर तो अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, हाफिज सईद की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, हाफिज सईद के दफ्तर की जो सुरक्षा है वो जरूर बढ़ा दी गई है। अफवाह तो ये भी उड़ी थी कि हाफिज सईद को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल, जिसे खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान के पंजाब जिले में इसे मारा गया है। उसी जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद का इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है और एक बड़ी घटना को इसने भारत में अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उस बस को टारगेट किया गया था। खाई में बस गिरी थी, 10 लोगों की मौत हुई थी, करीब 33 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए थे और इसे पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में
पहली घटना नहीं है समीर जी जहां जो भारत का दुश्मन है उसे किसी ने टारगेट किया गया हो या भारत के दुश्मन को पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। उन्हीं में से एक ये अबू कताल है। बिल्कुल, और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 ऐसे आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, उनकी वहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था मक्की, उसकी भी पाकिस्तान के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, पाकिस्तान की अब हालत ऐसी हो चुकी है कि ना वो आतंकवादियों को सुरक्षित रख पाता है। अगर वो कोशिश करता है तो वो मारे जा रहे हैं, वो अपनी सेना के जवान उसके मारे जा रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान में वहाँ चल रहा है, और पाकिस्तान तो अब आतंकवादियों का पनाहगार देश बन गया है। दुनिया के जितने आतंकवादी है वो वहाँ पर जाकर बड़े आराम से रहते हैं। दाऊद इब्राहिम को आप देखिए, पाकिस्तान में वो पनाह लेके रह रहा है। हाफिज सईद जितना मोस्ट वांटेड है, वो वहाँ आराम से रैलियाँ करता है, प्रचार करता है, और जब पाकिस्तान सरकार पर दबाव पड़ता है तो वो भूमिगत हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार वहाँ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हाफिज सईद तो जरूर अंडरग्राउंड हो गया होगा। वो मसूद अजहर भी मारे गए थे। तो ये ठीक है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से मुक्त हो, और पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो वहाँ की जनता जो सेना नहीं कर रही है, वहाँ की जनता अगर कर रही है तो मुझे लगता है वो बधाई के पात्र है। इसी तरह से आतंकवादी ढूंढते रहे और वो मारते रहे पाकिस्तान के अंदर। कम से कम कोई तो ये पाकिस्तान का बीड़ा उठाए कि पाकिस्तान। एक सवाल और है बस हर्षवर्धन जी, इस पर छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। भारत के एंगल से भी कई लोग इसे देखते हैं, कई लोग चर्चा भी करते हैं कि भारत में बैठकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है। हालांकि भारत तो इस बात को खारिज करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो मौका ढूंढता है ऐसी चीजों में भारत को घसीटने के लिए। देखिए, एक तो ये है कि जो भी भारत विरोध करेगा वो धरती के किसी भी हिस्से में रहेगा, वो निपटेगा ही, इसमें कोई शक अब नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह का आरोप लगाएगा उसका क्या हर्ष होगा। बाइडेन साहब नहीं रहे राष्ट्रपति, और इधर ट्रूडो जी भी, उनको जाते वक्त जस्टिन की जगह डस्टबिन ट्रूडो कह के बुलाया गया। तो जो भारत का विरोध करेगा दुनिया में उसका ये हर्ष होना है। फिर निज्जर अगर भारत का विरोधी है, दुश्मन है, आतंकवादी है, तो या तो आप उसको भारत को सौंप दीजिए, नहीं तो आपके देश में कोई मार दे रहा है उसको, तो भारत का उससे क्या लेना देना। हाँ, हम खुश होंगे, हम भारतीय निश्चित तौर पर खुश होंगे। हमारी अपनी एजेंसियां, हमारी अपनी सेनाएं, हमारी सरकार, हम सशक्त हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं, ये इसका प्रमाण है। और ये जो अबू कताल मरा है, अब हाफिज सईद भी उसमें था, उसके घायल होने की खबर है, हालांकि वो मरा नहीं, तो ठीक है। लेकिन अगर वो कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको बचाने थोड़ी नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान में मर रहा है तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान जैसी जगह पर भी भारत विरोधी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अब वो वाशिंगटन पोस्ट खबर लिख दे या अल जजीरा लिख दे, उससे भारत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार अपने नागरिकों की, अपने लोगों के हितों की सुरक्षा करेंगे, और जो विरोध करेंगे उनके साथ कानूनी दायरे में, दुनिया के जो कानून हो उनमें दायरे में निपटेगी। ठीक है, पाकिस्तान अब कई मोर्चों पर परेशान है। एक तरफ बीएलए ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो भारत के जो विरोधी हैं वो पाकिस्तान में चुन चुन कर ढेर हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पचा पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लंबे इंतजार के बाद आज यूपी में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होने वाला है। कहा जा रहा है कि आज बीजेपी यूपी में करीब 80 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी को 30 दिसंबर तक नए जिला अध्यक्ष बनाने थे, लेकिन इसमें काफी देरी हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान एक साथ नहीं, अलग अलग जिलों के स्तर पर होगा। यूपी में कुल 75 जिले हैं, लेकिन बीजेपी ने यूपी को 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। उसी हिसाब से आज ऐलान किया जाएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो सकती है। इंतजार लंबा हो गया, अभी भी ऐलान नहीं हो पाया है। दिसंबर तक ऐलान हो जाना चाहिए था जिला अध्यक्षों का, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा मामला। वजह गुटबाजी भी बताई गई, अलग अलग तरीके के दबाव बताए गए, कई गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी कई जिला स्तर पर नजर आई। अब फाइनली जाकर आप ये कह सकते हैं कि जिला अध्यक्षों के नाम की सूची आने जा रही है। सीधा चलते हैं, रुचि कुमार मेरी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, अभी कितनी देरी और कितने वक्त के बाद यूपी में बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों का ऐलान करेगी? रुचि, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए रुचि के पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट आज जारी करने जा रही है। 27 के लिए नई टीम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसमें थोड़ी सी देरी हुई, कई स्तर पर कई परेशानियों का सामना संगठन को करना पड़ा, लेकिन अब जिला अध्यक्ष कौन होंगे और उन पर कितनी जिम्मेदारी होगी, 27 के लिहाज से कितनी जिम्मेदारी होगी, पंचायत चुनाव के लिहाज से कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसके हिसाब से क्या नामों का चयन किया जाएगा, क्या इसी वजह से देरी हुई, इन तमाम सवालों पर चर्चा लगातार जारी भी है। रुचि के पास हम लौटेंगे जब रुचि हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन हर्षवर्धन जी, जिस सूची का ऐलान दिसंबर तक हो जाना था, उस सूची का लंबा खिंच जाना और अभी भी अब आएगी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अभी भी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाना, किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, आज तो खैर इंतजार के आप सारे चुनाव के जो अधिकारी हैं वो उस संबंधित जिले में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस देरी को, जिसको कहते हैं ना कि उसकी भरपाई करने के लिए, इसको एक इवेंट की तरह बना दिया है। जिस जिले में ऐलान होना है वहां बाकायदा उस जिले के मुख्यालय पर उसके चुनाव अधिकारी पहुंचे हैं, बाकायदा वहां एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है और वहीं पर हम लोग शायद बात कर रहे होंगे तो कुछ जिलों में ऐलान भी हो रहा होगा या शायद एक साथ होगा। 98 जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से, वैसे 75 जिले हैं यूपी में, लेकिन भाजपा के संगठन की दृष्टि से 98 हैं। 98 में से 70 से 80 जिले उन पर सहमति बन गई है। लेकिन यह भी आप जरा सोचिए कि अभी भी कई जिले ऐसे हैं, 20 से 30 जिले, जहां पर सहमति अब भी नहीं बन पाई। और शुरू में पहले कहा गया कि कुछ नामों को कर देंगे, जो अक्सर होता रहा है कि 25 नाम, 30 नाम, 50 नाम फिर ऐसे आते थे। इस बार यह तय किया गया कि नहीं, सारे विवाद सब सहमति बनाने के बाद 70-80 नाम एक साथ करेंगे। और इसका दूसरा कहें कि आगे कैसे असर डाल रहा है, उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष नहीं होने का मतलब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने का मतलब हुआ कि जो राष्ट्रीय परिषद है उसके लिए नहीं होगा, और इन सब का मतलब हुआ कि जो अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है वो भी फंसा रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आधे राज्य होने चाहिए और संख्या के लिहाज से भी आधे ज्यादा होना चाहिए, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन आज वो नाम आ जाएंगे। एक और जो भाजपा के लिए चिंता की बात है, सबसे ज्यादा इस बार चर्चा हुई, आरोप लगे कि पैसे दिए गए। कुछ लोगों ने तो बाकायदा जारी कर दिया सार्वजनिक तौर पर कि हमसे किसी ने 20 लाख मांगा, किसी ने 50 लाख मांगा, जिलाध्यक्ष के लिए फलाना नेता लखनऊ से पैरवी कर रहे थे, फलाना दिल्ली से पैरवी कर रहे थे। ये सारे आरोप भी लगे, इसकी वजह से ये देरी हुई। अब उम्मीद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ हद तक हो पाएगा। संगठन का व्यक्ति होगा या निष्ठा व्यक्ति के प्रति होगी, ये भी देखने वाली है अभी भी। लेकिन अगर 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां सहमति नहीं बन पाई, उसके पीछे की वजह क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुचि आपके पास आ रही हूं, बताइए क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है? देर आए दुरुस्त आए, क्या ये कहा जाए ठीक रहेगा या अभी भी बहुत सारी गांठें हैं जिनका खुलना बाकी है? रुचि, देखिए, अच्छा आवाज नहीं जा रही है? रुचि, जब आवाज मिल रही है आपको? चलिए रुचि, ये मैं कह रहा था ना, देखिए कुछ लोगों की जो लिस्ट है ना वो लगभग आनी शुरू हो गई, लेकिन चूंकि औपचारिक जब तक ना आए तब तक उसका नाम हम नहीं बताएंगे। लेकिन वो एक एक करके हर जिले में वो जो चुनाव अधिकारी गए हैं वो अनाउंसमेंट करना शुरू कर चुके हैं। तो कई जिले, अब तक 26-27 जिलों का अनाउंसमेंट हो चुका है। आज लगभग 75 के आसपास जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, सहमति ना बन पाना और देरी हो जाना और उसका फिर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इफेक्ट डालना, 27 के लिए अभी से बीजेपी तैयारी कर रही है, तो इन तैयारियों पर भी सीधे तौर पर समीर जी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से गुटबाजी का एक बड़ा इशू रहा है मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से संगठन के चुनाव कछुआ चाल चल रहे, ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के लिए जानी जाती है, संगठन सर्वोपरि माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद संगठन के आदमी, अमित शाह संगठन के आदमी है, संघ खुद संगठन पर ध्यान देता है। जब संघ साथ में मोदी शाह संगठन की कोशिश के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष को लेकर आप इस तरीके से देरी हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इस तरीके से देरी हो रही है, और आपके कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आप नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हो। गुजरात के CR पाटिल केंद्र में मंत्री है, वो अभी भी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है। अभी देखा आपने बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना रहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन का चुनाव पहली बार हुआ कि नड्डा साहब को लगातार एक्सटेंशन मिलता जा रहा है और नड्डा साहब लगातार अध्यक्ष बने हुए, और नड्डा साहब खुद मतलब केंद्र में मंत्री भी है और 9 महीने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कोई कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये पहली बार है कि संगठन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का इतना डिले हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी कारण
डिले हो रहा है। जो कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर होगा, फिर कहा गया कि हो सकता है कि महिला दिवस पर कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री को कर दे। अब मार्च निकल गया, आप कहा जा रहा है कि अप्रैल में जाकर होगा। अभी तो फिर चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, फिर नॉमिनेशन होगा। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी और 2-3 महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के लिए इतनी मानी जाती है, उसमें संगठन को इतने धीरे और इतने आराम से और कछुआ चाल चलना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इस तरीके से इतना लंबा समय संगठन चुनाव में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें जानकारी सिर्फ जोड़ दूं कि देरी की वजह आरोप लगना, गुटबाजी और बहुत सी चीजें थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी कि जब वो सूची जो 53 जिलों की करीब लगभग फाइनल हो गई थी, पहले उसको तय किया गया, तो दिल्ली ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि अब हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सामाजिक समीकरण पहले भी भारतीय जनता पार्टी रखती थी, वो आपको और ज्यादा दिखेगा इस बार। महिला अध्यक्ष भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहले की तुलना में ज्यादा दिखेगी, तो महिला जिला अध्यक्ष होंगी और सामाजिक तौर पर जो संतुलन है वो ज्यादा बनाने की कोशिश होगी। ठीक है, अब देखिए यूपी में तो आने वाली चुनौतियों को लेकर संगठन को मजबूत भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों का ऐलान होना शुरू हो चुका है। अभी भी बहुत सारी पेच हैं जिन्हें खुलना बाकी है, गांठें खुलना बाकी है। लेकिन इस बीच दिल्ली से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है वो किया गया। हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में, इस इफ्तार पार्टी में माफ कीजिएगा, शामिल हुए। आपको तस्वीरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो इस इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। प्रवेश वर्मा इस इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। मोहन सिंह बिष्ट इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री की अगर आप बात करेंगे तो किरण रिजिजू इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और यहां से एकता का संदेश बीजेपी के कई नेताओं ने दिया, चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, प्रवेश वर्मा हो, चाहे सीएम हो, इन सभी ने एकता का जो संदेश है वो देने की कोशिश की। लेकिन इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टी जिनके लिए कहा जा रहा था कि भाई ब्रेक सा लग गया है, विपक्षी नेता जाया करते थे इफ्तार पार्टियों में, उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुआ करती थी, वो तस्वीरें अब नहीं सामने आती हैं। अब इससे उलट बीजेपी जो हमेशा से आरोप लगाती थी, वो बीजेपी इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है। और तमाम जो नवनिर्वाचित पार्टी के विधायक हैं वो भी इसमें शामिल हुए। आपको सुनवाते हैं क्या क्या बयान सामने है, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था और आगे भी होना है, और इसको हम सब मिलकर करेंगे तो पक्का होगा। इसलिए जाति उपजाति रहे पर छुआछूत नहीं रहे, पूजा पद्धतियां रहे पर पूजा पद्धतियों से नफरत नहीं, मोहब्बत और अपनापन आए, भागीदारी करें। कौमी एकता का पैगाम बीजेपी दे रही है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। विजय जी, इफ्तार पार्टी में विपक्ष का कोई नेता शामिल होता है तो कम्युनल हो गए, ये तो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी के नेता अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो ये कौमी एकता का पैगाम है। देखिए प्राची जी, अच्छी बात है वैसे जो हो रहा है, लेकिन राजनीति में है ना, समय और सुविधा सब चीज़ों को बदलती है। आप समय के साथ, सुविधा के साथ, कभी होता है कि यदि कोई और पार्टी कर रही होती तो आप उसको कम्युनल कहते या कहते कि राजनीतिक क्या तुष्टिकरण भी हो जाता। अब मैं तो 10 साल में, खासतौर से जब से सरकार, मोदी सरकार रही है, वाजपेयी सरकार के वक्त में होती थी इफ्तार पार्टी, खुद वाजपेयी जी भी करते थे, लेकिन उस 10 साल में सरकार की तरफ से तो कोई इफ्तार पार्टी नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करे। अरे जो एलाइज हैं वो भी नहीं कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हुई है, और उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और कई मंत्री भी शामिल हैं, तो अच्छी बात है, मैं इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इंद्रेश कुमार जी को अभी आप सुन रहे थे, इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी हैं, वो सब कुछ लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन अब इसका क्या रिपरकशन होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है पार्टी की सहमति के बाद ही इस तरह का निर्णय हुआ होगा। बड़े बड़े नेता पहुंचे, अभी हम पहले चुनाव की खबर कर रहे थे, तो चुनाव की खबर में भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा चलती थी कि एक व्यक्ति एक पद। अभी समीर जी ने बताया कि 3 साल से तो एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं नड्डा साहब, और अभी 1-1.5 साल से मंत्री भी हैं वहाँ पर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब मंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। नड्डा जी की किस्मत को लेकर ईर्ष्या क्यों मन में भाव? नहीं, मैं तो एक व्यक्ति एक पद की बात कर रहा हूँ। जैसे दिलीप जायसवाल साहब को अचानक याद आया कि वो 2 पदों पर अचानक याद आया ना, पद पर तो काफी समय से थे। सीआर पाटिल साहब को याद, सीआर पाटिल साहब को भी याद नहीं आया है। तो ऐसा समय और सुविधा के साथ होता है, जितना चल जाए अच्छा है, और ये भी अच्छी बात है यदि इफ्तार पार्टी हो रही है तो इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। एक बात सिर्फ संदर्भ और तथ्य के तौर पर, बीजेपी के लोग इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं करते। नरेंद्र मोदी की पहचान ही क्यों बनी? वो तो उस कार्यक्रम में थे, मौलाना उनसे मिलने आए,
लेकिन जब उनके सिर पर टोपी लगाने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया टोपी पर। सवाल क्या है, हम एक दूसरे को उनकी आस्था के लिहाज से, उनकी उपासना पद्धति के लिहाज से, उनका जो भी श्रद्धा है, जो भी करना चाहिए उसके लिहाज से सम्मान करें, लेकिन हम चुनाव के समय टोपी लगाकर मुसलमान बन जाएं, हम वोट बैंक के लिए किसी जगह इफ्तारी करने लगे, ये थोड़ा सा कम ठीक है। मेरा मानना है कि सबको बिल्कुल करना चाहिए और इफ्तारी कोई बुरी चीज समय खत्म हो रहा है। एक और दिलचस्प खबर है ऐसी नितिन गडकरी से जुड़ी हुई, विनोद जी वो बता दो, फिर अपनी बात आप रख दीजिएगा। नितिन गडकरी जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षा की कहीं पर जरूरत है तो वो मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 धंधे ही क्यों लोकप्रिय हुए मुस्लिम समाज में, चूंकि शिक्षा का अभाव है। और 5 धंधे कौन से बताएं? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। हालांकि इसके बाद अपने ही अंदाज में उन्होंने जात पात की बात को लेकर कहा कि जो करेगा जात पात की बात मारूंगा लात, इस बात पर वो अभी भी कायम। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूं, चाहे मेरा पद चला जाए, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं, चाहे मंत्री पद पर रहूं या ना रहूं। लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर एक संदेश नितिन गडकरी ने देने की कोशिश की है, सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। अब नितिन गडकरी जी क्या बताना, क्या समझाना चाह रहे हैं विनोद जी? नहीं देखिए, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनका तरीका है अपना बात करने का, थोड़ा सरकास्टिक भी बोलते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से मुझे वो मुसलमानों के बीच में अशिक्षा की जो समस्या है, जो शिक्षा का प्रसार वहाँ कम है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कह चुकी है, उस पर वो फोकस करना चाह रहे थे कि मुस्लिम समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे तमाम भ्रांतियां, तमाम कट्टरता, तमाम तरह की बातें दूर हो। उसमें वो 5 पेशे भी गिना गए। हालांकि मुसलमान बहुत सारे दूसरे पेशे भी करते हैं, संगीत के क्षेत्र में मुसलमान हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, व्यापार में है, ऐसा नहीं खाली यही 5 पेशे करते हो। तो वो उन्होंने बोल गए, लेकिन ये उन्होंने एक बात जो कही है वो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो शिक्षा में मुसलमान जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना मुख्य धारा के साथ और वो जुड़ेंगे।